हेलो बच्चा पार्टी। ये जे एडवांस 2026 का क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस था, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, कुछ लेंदी क्वेश्चन था जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो आज इसका क्वेश्चन पेपर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। ये तुम्हारा पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। Consider a large disk of radius r and two smaller disks, each of radius small r equal to capital R by 50, lying on its circumference as shown in the figure. The smaller disks are initially in contact with each other with an angular separation del theta between their center. They are made to roll without slipping in opposite direction with constant angular velocity omega and 2 omega, while the large disk is held stationary. The time tau at which the smaller disks are again in contact. तो बच्चा देखो, ये लार्ज डिस्क है जिसको हम लोग स्टेशनरी रखे हैं, और ये दो स्मॉलर डिस्क है जो रोल कर रहा है। इनिशियली कांटेक्ट था t इक्वल टू 0, उसके बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, और यहाँ पर ये लोग रोल कर रहा है। अगर रोल करता हुआ जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी होता है, अगर हम लोग इसका वेलोसिटी बोलेंगे, इस साइड में जो मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ दिस रोलिंग मोशन का जो रेडियस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 ओमेगा इंटू आर, ठीक है। और ये जो इस साइड में जा रहा है इसका लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो बच्चा इस तरह क्वेश्चन में हम लोग एक पॉइंट मास अगर यहाँ पर रखा हुआ रहता, सिंगल बॉडी अगर वो स्लाइड करता हुआ फिर वापस आकर के इसके साथ कॉन्टेक्ट करेगा, इस तरह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे। यहाँ पर सिर्फ ये रोल करता हुआ जाएगा, तो एक के रिस्पेक्ट से उन दूसरा बॉडी का अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इट बिकम्स 3 ओमेगा आर। तो एक को रेस्ट में मान करके अगर कंसीडर करो तो ये घूमता हुआ आएगा, वापस आकर के वापस यहाँ पर आकर के टच करेगा। तो जब दोबारा आकर के इसके ऊपर टच करेगा तो मान लो ये यहाँ पर आकर के ऐसे टच कर रहा है, लाइक दिस, यहाँ पर टच कर रहा है, तो फिर उस वक्त इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा बताओ। अभी इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा वो डेल थीटा हो जाएगा। पहले कितना था, डेल थीटा। तो ये बॉडी का जो रेडियस वेक्टर है, ये वाला जब सर्कुलर पाथ का रेडियस वेक्टर है, वो घूम करके वापस जब यहाँ पर आएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बिकम इक्वल टू कितना बताओ, थ्रू 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया, ये निकल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अगर हम लोग डिवाइड कर दे रिलेटिव स्पीड के साथ तो टाइम ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा, है ना। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसका रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर करेगा वो हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 इंटू डेल थीटा। इसको जिस सर्कुलर पाथ में घूमा उसका रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ओके, डिवाइडेड बाई देयर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हो जाएगा 3 ओमेगा इंटू स्मॉल आर। अब स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, विच इज गिवन एज कैपिटल आर बाई 50, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर बाई 50, विच इज इक्वल टू 51 बाई 50 इंटू कैपिटल आर। और डेल थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ से देखो इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर लीनियर डिस्टेंस जो होगा वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस हो जाएगा, सर्कुलर स्मॉलर डिस्क का रेडियस का ट्वाइस के बराबर, ये आर प्लस आर 2 आर होगा। तो एस इक्वल टू आर इंटू थीटा यूज कर सकते हैं, तो एस हो गया तुम्हारा यहाँ पर कितना 2 आर, और थीटा हो गया तुम्हारा डेल थीटा। तो डेल थीटा इक्वल टू हो जाएगा एस मीन्स 2 आर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दिस पाथ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का रेडियस होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना, दिस वन। तो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं 2 इंटू स्मॉल आर की जगह में पुट कर दो कैपिटल आर बाई 50, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 51 बाई 50 इंटू कैपिटल आर। आर बाई 50 बच्चा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम्स इक्वल टू 2 बाई 51। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 पाई माइनस 2 इंटू डेल थीटा। डेल थीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाई 51, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू हो गया तुम्हारा 51 बाई 50 इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का वैल्यू हमारा दिया हुआ था कैपिटल आर बाई 50, ओके। तो आर बाई 50 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा 51 इंटू 2 पाई माइनस 4 बाई 51 डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, ठीक है। तो 51 2 पाई माइनस 4 बाई 51 डिवाइडेड बाई ओमेगा, और यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दे दिया हुआ है, एक कॉइल के अंदर और एक कॉइल रखा हुआ है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन दोनों होगा।
तो कंसीडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड अ कॉइल विद एन n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया S एंड लेंथ D, ठीक है, वेयर D स्क्वायर ग्रेटर देन S, D स्क्वायर का वैल्यू बहुत ज्यादा है एरिया क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। देयर इज अनदर कॉइल ऑफ लेंथ D/2 क्रॉस सेक्शनल एरिया S/2 एंड 2n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कंप्लीटली इनसाइड, टोटली इनसाइड द लार्जर कॉइल के पूरा अंदर, ये वाला पार्ट जो पूरा उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, एज इन द फिगर। द एंड्स ऑफ दिस स्मॉलर कॉइल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय एन इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करके रखे, इसका दोनों एंड्स को एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर कॉइल इज L, नेग्लेक्टिंग एज इफेक्ट एंड ऑल द ओमिक रेजिस्टेंसेस, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज, तो बच्चा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट जो होता है LC सर्किट, LC ऑसिलेशन में हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला पढ़े थे 1/√LC, है ना। लेकिन अगर L एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा कॉइल अगर होता है तो वहां पर L को हम लोग L इफेक्टिव से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर L इफेक्टिव का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं, एक कॉइल के अंदर अगर हम लोग प्राइमरी कॉइल के अंदर सेकेंडरी कॉइल रखेंगे सच दैट प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस अगर L1 है और सेकेंडरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो अगर मान लो L2 है और उन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर M मान लेंगे तो L1 डिवाइडेड बाई M स्क्वायर बाई L2, ये इसका डायरेक्ट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ L निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जहां पर M का जो वैल्यू होता है M बिकम्स इक्वल टू K इंटू रूट ओवर L1 L2, जहां पर K हो गया तुम्हारा कपलिंग फैक्टर, ठीक है। तो कपलिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी कॉइल का कितना भाग फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड है या एसोसिएटेड है, तो वो परसेंटेज, वो फ्रैक्शन अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो M का वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगा, ठीक है। तो ये L इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ से निकाल करके अगर हम लोग M का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते तो यू विल डायरेक्ट गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को ओमेगा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब ये बच्चा देखो L इफेक्टिव का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मान लो कि इसको हम लोग मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल से जो करंट जा रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं I1 और सेकेंडरी कॉइल का करंट को अगर हम लोग मान लेंगे I2, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का करंट हम लोग I2 मान लेंगे। प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस यदि अगर हम लोग L1 मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग पहले सेकेंडरी कॉइल के लिए देखो लिखते, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई सोर्स ऑफ वोल्टेज नहीं है, तो इस सेकेंडरी कॉइल का टोटल इफेक्टिव वोल्टेज जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस L2 di2 बाई dt प्लस M इंटू di1 बाई dt इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि di2 बाई dt इक्वल टू, इसको यहां लेकर के आएंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू M बाई L2 di1 बाई dt, ओके। अब प्राइमरी कॉइल के लिए, सेकेंडरी के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, फॉर सेकेंडरी कॉइल। अब अगर प्राइमरी कॉइल के लिए कंसीडर करेंगे फॉर प्राइमरी कॉइल, तो फिर इसके लिए इक्वेशन प्राइमरी कॉइल के लिए जो करंट जा रहा है वो करंट I1 हो गया, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस L1 di1 बाई dt प्लस M इंटू di2 बाई dt इक्वल टू, इसका ईएमएफ मान लेते हैं हम लोग E हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो सोर्स है इसके अंदर जो चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड रखेंगे तो चार्ज कैपेसिटर का जो पोटेंशियल इस सर्किट का वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग E की जगह में लिख सकते हैं कितना बताओ, माइनस L1 di1 बाई dt प्लस M का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सॉरी di2 बाई dt का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, di2 बाई dt का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम लोग, तो ये M ऑलरेडी एक है तो यहाँ पर M से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स M स्क्वायर बाई L2 di1 बाई dt, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये L1 माइनस M स्क्वायर बाई L2 इंटू di1 बाई dt, तो ये जो वैल्यू बना बच्चा ये क्या हो गया बताओ, यहाँ से ये बिकम्स L इफेक्टिव इंटू di1 बाई dt। तो अगर एक कॉइल के अंदर, एक सोलिनॉइड के अंदर और एक कॉइल अगर हम लोग उसके अंदर डाल करके रखेंगे तो फिर याद रखना सच दैट दिस वन इज इनर वन, सेकेंडरी जो है वो एक कंडक्टर, एक कॉइल से इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर से अगर हम लोग इसको कनेक्ट करके रखेंगे, शॉर्ट सर्किट करके रखेंगे, इन दैट केस इसका L जो इफेक्टिव वैल्यू होता है उसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं L1 माइनस M स्क्वायर बाई L2, देखो ये आ रहा L1 माइनस M स्क्वायर बाई L2, ये डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट यूज करते हो तो यहाँ से L इफेक्टिव का वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा हम लोग को डायरेक्ट निकल आएगा, बट उसके लिए हम लोग को यहाँ पर M का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो M कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एक कॉइल, प्राइमरी कॉइल का एरिया क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है वो S दिया हुआ है और सेकेंडरी कॉइल का एरिया क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है वो S/2 दिया हुआ है,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी कॉइल जो फ्लक्स इंटर कर रहा है उसका 50% उसका एरिया क्रॉस सेक्शन आधा है, तो 50% एरिया क्रॉस सेक्शन से सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स लिंक्ड है। तो प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि 50% है। तो यहाँ के का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ L1 और L2 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो L1 और L2 का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बताओ, L1 और L2 का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला L1 इक्वल टू हो गया म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल, या A1 इंटू L1 बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लो, ये डायरेक्ट उसका फॉर्मूला है। n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, a एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, l लेंथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, देखो पहला वाला का वैल्यू जो पुट करेंगे हम लोग म्यू नॉट, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना दे दिया कैपिटल N, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका दिया हुआ था तुम्हारा S, लेंथ दे दिया हुआ इसका D, और इसका वैल्यू बोल दिया तुम्हारा L। ठीक है, L हो गया तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर कॉइल, L हो गया। तो अगर हम लोग दूसरा वाला का प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल का अगर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा बताओ, म्यू नॉट इनटू n2 स्क्वायर। तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स 2n है, तो 2n का स्क्वायर हो गया 4n स्क्वायर इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन s/2 दिया और लेंथ d/2 दिया हो। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से आ गया तुम्हारा म्यू नॉट n स्क्वायर sd व्हिच इज अगेन इक्वल टू l ना। तो इन दिस क्वेश्चन it is given that the value of L1 and L2 both are equal to L, दोनों का वैल्यू L है। तो दोनों का वैल्यू अगर L होगा तो यहाँ से तुम लोग बताओ m का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से L इंटू एल पुट करेंगे तो यहाँ से L बाहर आ गया, इट बिकम्स इक्वल टू L/2। ओके, अब यहाँ पर पुट कर दो, ये L हो गया, ये 1/L हो गया, और m का वैल्यू हो गया यहाँ से कितना L स्क्वायर बाई 4, एक L कैंसिल हो गया, L/4, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3L डिवाइडेड बाई 4। इसको यहाँ पर ला करके पुट कर दो तुम लोग, 3LC/4 बच्चा ऊपर चला जाएगा, ऊपर निकलेगा कितना होगा 2 होगा। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3LC, 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3LC। तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये निकाल सकते हो। इतना डेरिवेशन अगर तुम लोग डायरेक्ट याद रखोगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लो, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। इजीली हम लोग एल इफेक्टिव का वैल्यू निकालेंगे, और एम का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कपलिंग फैक्टर यूज करो। कपलिंग फैक्टर यहाँ पर कितना हो जा रहा, प्राइमरी कॉइल का 50% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो के का वैल्यू हाफ हो गया, के हाफ पुट कर दो, यहाँ से वैल्यू आया एम, एम यहाँ पर पुट किए, एल इफेक्टिव डायरेक्ट पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद अ सेंटर ऑफ मास with a center of mass speed v not equal to this one on a horizontal surface with a vertical edge as shown in the figure। ये इसका वर्टिकल एज था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल करता हुआ जा रहा था, ऐसे रोल करता हुआ जा रहा था, यहाँ जाते जाते यहाँ पर जाकर ये रास्ता खत्म हो गया, अभी वहां से नीचे गिरेगा। ठीक है, अभी यहाँ से नीचे गिरेगा, मान लो अभी यहाँ से जाकर के नीचे गिरा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, G acceleration due to gravity है at the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner, around this corner जब रोटेट करके सरफेस को छोड़ेगा, अब ये गिरेगा, तो उस वक्त बोला स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना होगा। एट द मोमेंट व्हेन इट लीव द सरफेस, सरफेस को जब छोड़ेगा, सपोज कर लो कि ये यहाँ से आते घूमते घूमते ये यहाँ पर आए, अब वो सरफेस को छोड़ेगा। तो एट द मोमेंट जब वो सरफेस को छोड़ रहा है उसका डायग्राम देखो यहाँ पर देखना, ये ऐसे घूम रहा है, ये कॉन्टेक्ट एट द एज एकदम कॉन्टेक्ट में रहेगा ना, ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो इस वर्टिकल लाइन से सोचो वो कितना रोटेट किया, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना रोटेट किया, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, है ना। तो यहाँ पर ये उसका वेट रहेगा, और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास अभी मान लो v है, तो इसके रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर दो फोर्स एक्ट करेगा, एक n एक्ट करेगा और एक mv²/r एक्ट करेगा, है ना। नॉर्मली एक्शन रेडियली आउटवर्ड रहेगा एंड रेडियली आउटवर्ड mv²/r रहेगा। तो अब बच्चा इस mg का अगर हम लोग कंपोनेंट यहाँ लेंगे तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ, इस mg का कंपोनेंट अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो ये कंपोनेंट हमारे कितना होगा mg cos थीटा। तो यहाँ पर mg cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n प्लस mv²/r। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं n प्लस mv²/r इक्वल टू mg cos थीटा। तो बच्चा एट द मोमेंट व्हेन इट लीव द सरफेस, जैसे ही वो सरफेस को छोड़ेगा उस वक्त इसका वैल्यू कितना हो जाता है बताओ, दिस बिकम 0, ये 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 हो जाएगा mv²/r बिकम्स इक्वल टू mg cos थीटा। तो एट द मोमेंट व्हेन द स्फीयर लीव द एज, जैसे ही छोड़ेगा उस वक्त वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो गया gr इनटू cos थीटा।
ये वेलोसिटी निकल गया, यही v का वैल्यू तुमको निकालना है। अब ये v का वैल्यू निकालने के लिए हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? देखो, जब यहाँ से जाते 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 ये रोल करो, तो रोल करके जब वो ऐसे टिल्ट होते होते तो नीचे जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास जिस लेवल में था उस लेवल से ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे चला है बताओ? यहाँ पर वो रेडियस के बराबर था, ये जब तक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहेगा तब तक उसका हाइट कितना रहेगा? इसके ऊपर r हाइट रहेगा, है ना। जब ये घूमते 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 यहाँ पर गिरा, तो ये कितना एंगल रोटेट किया, दिस एंगल इज थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा r का इस तरफ का कंपोनेंट होगा r cos थीटा। पहले रेडियस r पर हाइट पर था, अभी कितना हाइट पर आ गया है? r cos थीटा। तो कितना नीचे आया बताओ? r माइनस r cos थीटा। तो जो हाइट नीचे आया उसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कमेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी कमेगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो फिर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर रोलिंग हो रहा है। अगर रोलिंग होता है तो रोलिंग के केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, इन दैट केस देयर विल बी नो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा हो जाएगा एम जी कैपिटल आर माइनस कॉस थीटा, r माइनस r cos थीटा, r कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। दिस इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो अभी यहाँ पर जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो इनिशियल से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बताओ? तो रोलिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज क्या करते थे हम लोग बताओ? रोलिंग बॉडी के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो n+1 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर होगा फॉर एनी रोलिंग बॉडी। और ये एन का वैल्यू चार तरह का रोलिंग बॉडी के लिए बच्चा एन का 4 वैल्यू याद रखे थे हम लोग। सर्कुलर रिंग अगर होता तो एन का वैल्यू 1 होगा, डिस्क हो तो एन का वैल्यू हाफ होगा, और अगर ये होलो स्फीयर हो तो एन का वैल्यू 2/3 होगा, सॉलिड स्फीयर होगा तो एन का वैल्यू 2/5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर लाइक का सॉलिड डिस्क के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर हाफ। एन अगर हाफ पुट कर दो, के का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? हाफ प्लस 1 3/2 इंटू हाफ, तो इट बिकम्स 3/4 एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा रोलिंग बॉडी का वो हो गया 3/4 एम वी स्क्वायर, और इनिशियल हो जाएगा 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर। क्लियर बच्चा? तो ये हो गया तुम्हारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी विच विल बी इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से अगर ये एम और ये एम कैंसिल कर देते हैं हम लोग, और ये जी आर को अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया जी आर और ये हो गया जी आर कॉस थीटा, है ना, जी आर कॉस थीटा हो गया। तो बच्चा चूंकि हमको v का वैल्यू निकालना है तो ये 3/4 v स्क्वायर को वैसे ही रखो, और यहाँ पर 3/4 v नॉट का वैल्यू देखो दिया हुआ है, इनिशियली v नॉट स्पीड के साथ जा रहा था जो कि दिया हुआ था √GR/3। तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा GR/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच्चा यहाँ से हम लोग कॉस थीटा को अगर डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज हमको तो v का वैल्यू निकालना है ना, तो हमको लेंथी प्रोसेस के अंदर जाने का कोई जरूरत नहीं है। जी आर कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल करके रखे थे, जी आर कॉस थीटा इक्वल टू कितना था बताओ? दिस इक्वल टू वी स्क्वायर ना, तो वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दो हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जी आर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर माइनस दिस बिकम्स इक्वल टू 1/4 जी आर। अभी को एक तरफ कर लो, सॉल्व करो, यहाँ से वी आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसको लेकर के आओ यहाँ पर, तो जी आर प्लस 1/4 विच बिकम्स 5/4 जी आर। इसको वहां लेकर के जाएंगे तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4 वी स्क्वायर। तो 4 और 4 बच्चा यहाँ से चला गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि v का जो वैल्यू आ जाएगा दैट बिकम्स इक्वल टू 5GR/7 रूट अंडर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा v इक्वल टू 5GR/7 रूट अंडर। तो दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग तो कैलकुलेशन से हम बहुत सारा बच सकते हैं। यहाँ तुम लोग कोई ऐसा भी कर सकता है कि पहले हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालेगा, वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करने के बाद कॉस थीटा का वैल्यू निकाले, कॉस थीटा निकालने के बाद वापस से यहाँ पर पुट करेंगे तो वी का वैल्यू आएगा। देयर इज नो नीड टू मेक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, है ना। हम लोगों को चाहिए वी निकालना तो डायरेक्ट कॉस थीटा को यहीं से एलिमिनेट कर दो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी डायरेक्टली रूट अंडर 5GR/7। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे तुम लोगों का टाइम सेव होगा। एग्जाम के अंदर बच्चा 1-1 मिनट 2-2 मिनट बहुत कीमती होता है, कुछ टाइम भी अगर तुम्हारे पास सेव होता है तो वो आगे चल के तुम्हारा बहुत काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेसेस 20 सेंटीमीटर ईच is immersed in a liquid of refractive index NL. The correct plot showing the variation of the power in the units of diopter as a function of NL क्या हो जाएगा? तो बच्चे पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू कितना होता है बताओ? 1/f. When it is calculated in f is calculated in मीटर, तो ये डायोप्टर लाने के लिए 1/f हो जाएगा। अब अगर हम लोग किसी लेंस को लिक्विड के अंदर इमर्स कर देते हैं तो उसका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लिक्विड
-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि दोनों का सरफेस ऑफ कर्वेचर का रेडियस सेम है, तो ये 1/r माइनस 1/r विच इक्वल टू 2/r हो जाता है ना, इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर ये एयर में होता तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता, लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिए तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, म्यू जी बाई म्यू एल माइनस 1। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ म्यू जी का वैल्यू तो तुमको दे दिया 1.5, ओके, ग्लास 1.5 दिया हुआ है, और लिक्विड के लिए बोल दिया NL -1 इंटू यहाँ पर R का वैल्यू पुट करो। अब R देखो यहाँ दिया हुआ तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि फोकल लेंथ का मीटर में अगर फोकल लेंथ को रखते हैं तो फिर पावर इन डायोप्टर होता है 1/f, तो f को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर का मतलब हो गया 1/5, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 5, 5 ऊपर चला गया 10 हो गया, 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो P का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 10, मतलब हो गया ये 15/NL माइनस 10, ठीक है। तो ये बना, अलोंग y एक्सिस हम लोग पावर को रखें, अलोंग x एक्सिस हम लोग n का वैल्यू को रखें, तो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। तो स्ट्रेट लाइन अगर नहीं होता है तो तुम्हारा इक्वेशन जो होगा वो स्लाइटली कर्व हो जाएगा। अब वो कर्व किस तरह से होगा, देखो यहाँ पर NL का वैल्यू जो दिया हुआ है, NL का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ है, अगर NL का वैल्यू पर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 15/1 15 माइनस 1 5 आ गया, तो पावर 5 होना चाहिए, तो पावर यहाँ पर देखो 5 दिया हुआ है। जब n का वैल्यू हम लोग 1.5 पुट करेंगे तो पावर का वैल्यू 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखो n का वैल्यू अगर हम लोग 1.5 पुट करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 होगा, 10 माइनस 10 0 हो गया, तो p का वैल्यू 0 हो गया। अब n का वैल्यू अगर n 1.5 से अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर ये वैल्यू कम हो जाएगा, और 10 ज्यादा हो गया तो पावर का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव होने लगा, ठीक है। एज इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो तुम्हारा कर्व ये नहीं होगा, तुम्हारा कर्व ये हो जाएगा, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। अब कुछ कुछ बुक में बच्चा ऐसा फॉर्मूला पावर का भी दिया हुआ रहता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पावर का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू जी माइनस म्यू एल बाई एफ होता है। अगर म्यू जी माइनस म्यू एल बाई एफ उससे कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादातर बुक में देखना तुम्हारा पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो यही लिखा हुआ रहता है, इवन एनसीईआरटी में भी देखो पावर का फॉर्मूला यही लिखा हुआ रहता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर जो है प्रॉपर यही होना चाहिए, ए होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा एटम्स का क्वेश्चन दे दिया था। Consider a hydrogen atom with velocity v, radius r and kinetic energy k, denoting the velocity or vital radius and kinetic energy, okay, of the electron in the kth orbit respectively. The electron undergo the transition from the nth orbit emitting radiation corresponding to the Lyman series. Lyman series का मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑर्बिट पर आएगा, तो nth ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। Consider h to be the Planck's constant, epsilon naught the permittivity of the free space. The correct statement is, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा होगा? तो बच्चा देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ रिलेशन क्या था, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट पर रह सकता है तो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, टोटल एनर्जी का साइन ऑपोजिट होगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो टोटल एनर्जी का डबल होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव मान लेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस ई, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, उसका वैल्यू प्लस रहेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये सब हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी nth ऑर्बिट पर है, तो ये nth ऑर्बिट के लिए हो गया, और nth ऑर्बिट पर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसका सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर क्या हो, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, तो ये वी वी एन हो गया, आर आर एन हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग एम इंटू वी एन इसका वैल्यू निकाल लें तो एन एच बाई 2 पाई आर एन आता है, यहाँ पर एम वी एन की जगह में पुट कर दो, तो ये हो गया के एन एंड दिस इज माइनस ई एन इक्वल टू, यहाँ पर एम वी एन की जगह अगर हम लोग ये पुट कर देंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू एन एच बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 पाई आर एन इंटू एक वी एन रहेगा, ठीक है। तो अब अगर तुमको बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया तुम्हारा nth ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो nth ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी, तो nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी ये पुट करेंगे और फर्स्ट ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी जब पुट करेंगे तो n की जगह में 1 आ जाएगा, तो यहाँ से h बाई 4 पाई देखो कॉमन आ जाएगा, तो h बाई 4 पाई अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो nth ऑर्बिट के लिए यहाँ पर बचेगा वी एन वी एन बाई आर एन, और फर्स्ट ऑर्बिट जब लिखेंगे तो इनका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा v1 बाई r1, इट बिकम्स इक्वल टू v1 बाई r1, ठीक है। तो n vn बाई rn माइनस v1 बाई r1 h बाई 2 पाई कॉमन हैगा, तो ये करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड है, तो चेंज इन टोटल एनर्जी जो होगा डेल ई
वो माइनस साइन के साथ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो जो आएगा वही होगा, सिर्फ एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आंसर में मॉड दिया था, मॉड लेकर के बना सकते हो, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा h बाई 4 पाई इंटू v1 बाई r1 माइनस n इंटू vn बाई rn। तो चेंज इन टोटल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैग्नीट्यूड जो अगर बोलोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है ना, तो इसका भी वैल्यू सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है h बाई 2 पाई v1 बाई r1 माइनस n vn बाई rn, तो यहाँ h बाई 2 पाई है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए h बाई 4 पाई, यहाँ पर h बाई 4 पाई, तो यहाँ h बाई 2 पाई, यहाँ अगर 4 पाई हो तो ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 पाई है बोल करके ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल दिया है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बोला। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चा वो दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब ई स्क्वायर का वैल्यू कहां से आएगा, वो याद रखो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पर घूमता है, एटम के किसी भी nth ऑर्बिट पर घूमता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं के जेड हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, तो के ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से के की जगह में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम लोग पुट करते हैं तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एम बी बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक आर यहाँ पर होगा, यहाँ तो बच्चा एक आर होगा बाई आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम लोग 1 बाई 2 लिख देते हैं तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलते हैं कि 2 पाई आर एन, दिस इज nth ऑर्बिट ना, nth ऑर्बिट के लिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं आर एन है, ये वाला आर एन मान लो, और दिस इज के एन हो गया, के एन हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 पाई आर एन उस तरफ कॉमन ले लो तो 2 पाई आर एन इक्वल टू 2 पाई आर एन इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू के एन, ये रहेगा। एंड दिस 2 पाई आर एन जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है तो फिर उसका 2 पाई आर एन सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लैम्डा मान लेंगे तो हम लोग n टाइम्स ऑफ लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन द nth ऑर्बिट, दैट बिकम्स इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट n इनटू kn। अब यहाँ से तुमसे पूछ लिया कि चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, तो चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू हो जाएगा बच्चा, देखो कॉमन आएगा तुम्हारा ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, तो वहां पर 1 बाई k1 पहले है, तो यहाँ पर nth ऑर्बिट का पहले लिखो तो nth ऑर्बिट का n इंटू के एन होगा, माइनस फर्स्ट ऑर्बिट का जब लिखेंगे तो n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये k1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया बच्चा तुम्हारा क्या चीज बताओ, दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई के एन माइनस 1 बाई k1 है, के एन के साथ एक n होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस नॉट करेक्ट, इसको बात दे दो। अब मिला फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इलेक्ट्रॉन जब nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज इन टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग बोलते हैं k का वैल्यू ये वाला है, k का वैल्यू ये वाला है टोटल, है ना, तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होगा, और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ई, है ना। तो डेल ई जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट डेल ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ से निकालो, वही तुम्हारा चेंज इन टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे यहाँ से निकालेंगे तो चेंज इन टोटल एनर्जी कितना होगा, देखो डिफरेंस निकालो यहाँ से, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा 1 बाई आर एन और 1 बाई आर वन, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड nth ऑर्बिट, तो ये 1 बाई आर वन 1 बाई आर एन, ये हो गया तुम्हारा चेंज इन टोटल एनर्जी। एंड दिस चेंज इन टोटल एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट पर आता है तो जो उसका डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है उतने ही एनर्जी के बराबर एक फोटोन वहां से रेडिएट करता है, और उस फोटोन का एनर्जी होगा कितना, h न्यू, है ना। तो इसी की जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना बताओ, h न्यू, तो h न्यू का वैल्यू ये रहा, तो फिर न्यू फ्रीक्वेंसी अगर निकालने बोलेगा तो h से डिवाइड कर दो, इट बिकम्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू न्यू, सॉरी इनटू h और ये आ गया तुम्हारा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर एन, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड कैन बी एक्सप्रेस एज ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर एन, दिस इज करेक्ट, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
बी और डी रॉन्ग आंसर हो गया। इसको करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड v फ्रॉम अ पॉइंट O at an angle theta with the horizontal plane such that it passes through the point P at a distance at a height of 1 meter and the horizontal distance of 5 meter from O as shown in the figure. Acceleration due to gravity का वैल्यू g हो गया, देन द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? ठीक है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है बच्चा। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन अगर रहेगा तो अगर कोई पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करते तो वो पार्टिकल मान लो इस तरह से पैराबोलिक पाथ में जाते जाते ये पी पॉइंट को क्रॉस करके जाकर ही गिरता है। ठीक है, तो ये पी पॉइंट एट एनी पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x, y। तो x की जगह में यहाँ पर कितना दे दिया हुआ, x इक्वल टू 5 मीटर और y का वैल्यू दे दिया हो तुम्हारा 1 मीटर। तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, अगर कोई पार्टिकल का एक्स वाई का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर हम लिखेंगे, एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो वो रिलेशन हम लोग जानते हैं, y इक्वल टू कितना होता है बताओ? वी कैन डायरेक्टली यूज y इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x/r। तो अब अगर x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 1 ये 1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर 1 पुट कर दो, यहाँ पर 5 tan थीटा हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 5/r। ठीक है, ये पॉइंट एक्स आई हम लोग पुट कर दें। अब डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर आएगा, ये आर हो गया तुम्हारा रेंज यहाँ पर। अब यहाँ ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन में बोला कि थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो तो वी का वैल्यू ये वाला होना चाहिए। तो थीटा जब हम लोग 45 डिग्री यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिला हम लोग का आंसर? देखो थीटा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया, ये 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आर हो गया। तो 5 को यहाँ लेकर के चले आओ, तो 1/5 इक्वल टू 1 माइनस 5/r हो गया। तो 5/r इक्वल टू 1 माइनस 1/5 विच इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से r का जो वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू आएगा तुम्हारा 25/4। ठीक है, विच इज इक्वल टू वी कैन राइट 6.25 है ना, 6.25 मीटर ये रेंज होगा। लेकिन अभी यहाँ रेंज की हमको जरूरत नहीं है, अभी हमको रेंज जब मिल जाएगा और थीटा जब 45 डिग्री होगा तो हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री में कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका रेंज मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट v स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ पर v स्क्वायर बाई जी का जो वैल्यू होगा, v स्क्वायर बाई जी, यही रेंज आएगा तुम्हारा 25/4 है ना। तो यहाँ से बोलो तुम्हारा v का वैल्यू कितना होगा, g यहाँ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो तो इट बिकम 5/2 इंटू रूट अंडर जी। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ था कि थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री होता है तो v का वैल्यू होना चाहिए 5√g/2, तो 5√g/2 ये करेक्ट होता है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोला बच्चा अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस p। तो p पॉइंट पर पहुंचने से पहले वो अपना मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। तो मैक्सिमम हाइट बच्चा अगर ये होगा, मान लो ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये मैक्सिमम हाइट रेंज का यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो रेंज का आधा होगा, है ना। अब अगर ये रेंज का हाफ निकालेंगे, वो अगर 5 से कम आता है तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट p पॉइंट से पहले होगा। अब अगर रेंज का हाफ निकालते हैं और वो 5 से अगर ज्यादा होता है तो इसका मैक्सिमम हाइट इसके बाद होगा, p पॉइंट पहले पड़ेगा, है ना। तो इस केस में अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो फिर रेंज का वैल्यू देखो हम लोग ऑलरेडी निकाले थे, 6.25 आया था, 6.25 का आधा कर दो तो 3.125 हो जाएगा। तो 3.125 देखो 5 से कम है तो मैक्सिमम हाइट इससे पहले होगा, तो p उसके बाद होगा। ठीक है, p उसके बाद होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? वी कैन से कि थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो तो पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस p। तो p पॉइंट से पहुंचने से पहले वो मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा, है ना, ये मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, b इज करेक्ट। अब देखो c अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग p। तो इसको भी फिर वैसे ही निकालेंगे हम लोग, रेंज थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री हुआ तो रेंज का वैल्यू कितना होता है निकाल लो, रेंज का हाफ करके देखो, रेंज का हाफ अगर 5 से कम है तो मैक्सिमम हाइट पहले पड़ेगा, p पॉइंट बाद में पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम रेंज का हाफ अगर 5 से ज्यादा है तो हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो इसके बाद होगा, तो p पॉइंट उससे पहले पड़ जाएगा, है ना। तो उसके लिए दोबारा से हम लोग यहीं पर यूज करेंगे, थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करो तुम लोग। थीटा का वैल्यू 45 है, 30 डिग्री लेंगे हम लोग, तो ये हो गया 1/5 इंटू इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मीन्स व्हाट, 1/√3, और ये हो गया 1 माइनस 5/r। ओके, तो यहाँ पर √3 उसको यहाँ लेकर के चले तो √3/5 इक्वल टू 1 माइनस 5/r होगा। तो बच्चा 5/r का जो वैल्यू होगा इसको यहाँ लेकर के आओ, तो 1 माइनस √3/5 हो गया, तो ये बिकम्स 5 माइनस √3/5। तो r का जो वैल्यू हो जाएगा वो 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस √3, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25, और ये वैल्यू हो गया बच्चा 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 25 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 22।
तो ये हो गया तुम्हारा 25/22 इंटू 5 प्लस √7 का मतलब हो गया √3 का वैल्यू हो गया 1.73। 1.7 अगर पकड़ेंगे तो 1.7 प्लस 5 कितना हो गया 6.7 हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ। 6.7 को हम लोग ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 20/3। ठीक है, तो 20/3 अगर लिखोगे तो ये हो गया तुम्हारा सपोज ये ऑलमोस्ट कट जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 से यहाँ कट करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 8 इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नियर अबाउट ये 8 के बराबर आएगा, है ना। तो 8 का जो आधा होगा वो 4 होगा। 4 जो होगा इससे पहले पड़ जाएगा, इसका मतलब इससे पहले ही हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इससे पहले हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री हो तो पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर पी। आफ्टर पी नहीं होगा, बिफोर पी हो जाएगा, है ना। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। एंड द डी ऑप्शन, अगर थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं tan इनवर्स 1/5, मतलब tan थीटा इक्वल टू अगर हम लोग 1/5 पुट करते हैं तो फिर v का वैल्यू ये आना चाहिए। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू अगर तुम लोग 1/5 पुट करते हो तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये बचेगा 1 इक्वल टू 1 माइनस 5/r। 1 कट गया तो r का वैल्यू तब आ जाएगा कितना बताओ, इन्फिनिटी। r इन्फिनिटी जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये थीटा का वैल्यू 1/5 हो ही नहीं सकता है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर ए एंड बी हो जाएगा। क्लियर बच्चा। अभी देखो ये आ गया तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। अ क्वासी स्टैटिक साइकिल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस कंटेन्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी। तो ये प्रोसेस तुम्हारा आइसोथर्मल हो गया, ये तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया पहला। फिर बोल दिया प्रोसेस ए बी फॉलोड बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस बी सी। बी सी तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, एंड एन एडियाबेटिक प्रोसेस सी ए। तो ये प्रोसेस तुम्हारा जो हो गया, ये प्रोसेस तुम्हारा हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस आर V1 एंड V2 एट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पर वॉल्यूम V1 एंड V2 दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। द साइकिल हैज heat input Q in and Q output Q out, then the efficiency of the cycle is defined as n eta equal to input minus output by input. The correct statements are ln का वैल्यू 0.7 दिया हुआ। चलो अब इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहता बच्चा तो पहले हम लोगों को बोल दिया कि V2/V1 का वैल्यू देखो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर भी V2/V1 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, यहाँ पर V2/V1 का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो ये V1 और V2 का रेशियो अगर दिया हुआ रहेगा V1/V2 इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या होगा V2 का वैल्यू 8 टाइम्स तो V1 होगा। अगर V1 को हम लोग मानते हैं V0, V1 को मान लो अगर तुम लोग V0, सपोज V1 को हम लोग मान लेते हैं अगर V0, तो ये वैल्यू हो जाएगा 8 V0। ठीक है, और ये ए पॉइंट के प्रेशर को अगर हम लोग थोड़ी देर के मान लेते हैं कि P0 है, ए पॉइंट का प्रेशर P0 है, तो यहाँ से बताओ बी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा और सी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा। ये सब वैल्यू हम लोग निकाल करके रख लेते हैं जो आगे चल के हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंट अलग अलग स्टेट के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इवन हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर अगर T0 होगा तो बाकी सब स्टेट का टेम्परेचर कितना होगा। तो ए बी चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। पीबी इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ टेम्परेचर T0 है तो यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना होगा तुम्हारा T0 होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग पीबी इक्वल टू कांस्टेंट अगर बोलेंगे तो वॉल्यूम देखो अगर 8 टाइम्स होगा तो प्रेशर 1/8 टाइम्स होगा। पी और वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर जो होगा P0/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब वापस यहाँ से जब ये वापस जा रहा है तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो सी से जब ए स्टेट में पहुंचा तो वापस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा T0 हो जाएगा, प्रेशर P0 हो जाएगा, वॉल्यूम V0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर अगर हम लोग को वॉल्यूम पता है तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा। अगर प्रेशर निकालना है या फिर टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखो प्रेशर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग प्रेशर का रिलेशन यूज करते हैं, तो पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर प्रेशर है पी सी और वॉल्यूम हो गया तुम्हारा 8V0 होल टू द पावर गामा। तो गामा का वैल्यू मोनोटोमिक गैस है तो मोनोटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू हो जाता है तुम्हारा 5/3। ठीक है, इक्वल टू वापस ए पॉइंट पर आता है तो वहां पर प्रेशर हो गया तुम्हारा P0 और वॉल्यूम था तुम्हारा V0, तो V0 टू द पावर 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो PC इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं V0 टू द पावर 5/3, यहाँ V0 टू द पावर 5/3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा हुआ रह गया तुम्हारा 3 P0 और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 8 टू द पावर 5/3। 8 टू द पावर 5/3 का मतलब क्या हो गया 2 क्यूब के ऊपर पावर 5/3, तो 2 टू द पावर 5 होगा। 2 टू द पावर 5 का मतलब हो गया 32। तो सी पॉइंट का प्रेशर तुम्हारा आ गया यहाँ पर कितना बोलो, इस पॉइंट का प्रेशर आ गया P0/32। अब अगर टेम्परेचर निकालेंगे तो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, इस पॉइंट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेम्परेचर का रिलेशन अगर निकालोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू T।
ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट P प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर हो गया तुम्हारा P नॉट, प्रेशर हो गया तुम्हारा P नॉट बाई 8, और यहाँ पर प्रेशर हो गया तुम्हारा P नॉट बाई 32, और यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर हो गया तुम्हारा T नॉट। तो सी पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा उसको TC मान लेते हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आता है देखो, ये P नॉट कैंसिल, 8 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो TC का जो वैल्यू आएगा 4 ऊपर चला गया, यहाँ लाओ तो T नॉट बाई 4 हो जाएगा, T नॉट बाई 4। तो इस एंड का टेम्परेचर हो गया तुम्हारा T नॉट बाई 4, ठीक है, ये निकल गया हमारा रिलेशन। अब बच्चा देखो यहाँ ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, if V2 by V1 equal to 8, then heat released in the process BC is smaller than the heat absorbed in process AB। तो ये चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ आइसोथर्मल, ये आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ना हम लोग सिस्टम के अंदर हीट दे सकते हैं ना हीट उसमें से रिलीज किया जा सकता है, तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज जो भी होगा वो आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो ये चूंकि एक्सपांड हो रहा है तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट एब्जॉर्ब का मतलब हो गया ओनली इन AB प्रोसेस, और यहाँ से यहाँ तक देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से हीट रिलीज कर रहा है, तो हीट रिलीज का मतलब हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, और हीट एब्जॉर्ब का मतलब हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। तो और ये वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस, वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस अगर होगा, तो साइक्लिक प्रोसेस अगर वर्क डन होता है तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर होगा साइक्लिक प्रोसेस, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर ये नेगेटिव होता, ठीक है। तो ये चूंकि प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस, वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन बच्चा ये देखो, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई एब्जॉर्ब हीट, है ना, तो वर्क डन ही ये वाला हो गया ना, तो अगर वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगा, तो ये ऊपर वाला चीज पॉजिटिव होगा, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया तुम्हारा कितना बताओ, इनपुट माइनस आउटपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इनपुट का मतलब हो गया एब्जॉर्ब, और आउटपुट हो गया तुम्हारा जो रिजेक्ट कर दे रहा, तो यहाँ पर टोटल रिजेक्टेड पार्ट जो हो गया तुम्हारा कितना हो गया, ये वाला QBC, और एब्जॉर्ब पार्ट जो हो गया वो QAB हो गया, तो दिस इज ग्रेटर देन QBC। एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, रिजेक्ट कम करेगा, ठीक है, तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, रिजेक्ट कम करेगा, तो यहाँ पर हीट रिलीज इन द प्रोसेस BC इज स्मॉलर, ये छोटा होगा, देन द हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस AB, तो AB प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, रिजेक्ट कम करेगा, तो फिर इसका एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगा, तो दैट मीन दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोला देखो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ईटा डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, इसका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, फिर वो T नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर T नॉट के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, ये निकालना है। उससे पहले देखो सी ऑप्शन, V2 by V1 इक्वल टू अगर 8 होता है तो टेम्परेचर ऑफ द गैस एट A इज 4 टाइम द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट C, तो C पॉइंट पर जो टेम्परेचर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A पॉइंट का टेम्परेचर के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ T नॉट बाई 4 था, यहाँ T नॉट था, तो ये तुम्हारा ऐसे ही करेक्ट हो गया। अब फिर बोलता है V2 by V1 इक्वल टू 8 अगर होता है देन द प्रेशर ऑफ द गैस एट A इज 4 टाइम द प्रेशर ऑफ द गैस एट B, B पॉइंट पर जो प्रेशर है इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर एट द पॉइंट A होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट बाई 2 होगा, यहाँ पर P नॉट बाई 2 नहीं है, तो प्रेशर एक्चुअली 8 टाइम्स है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब बोला है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1, मतलब V2 by V1 का वैल्यू वही 8 लेकर के अगर चलते हैं हम लोग, तो फिर हमारा एफिशिएंसी T नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। हम लोग देखते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब हो गया तुम्हारा Q एब्जॉर्ब माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय Q एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब कर रहा है इस प्रोसेस में, और ये प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर Q एब्जॉर्ब जो होगा AB प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो किसके बराबर हो जाएगा, फिर इट विल बी सिंपली इक्वल टू द वर्क डन, और वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, nRT नॉट ln V2 by V1, है ना, तो V2 by V1 का मतलब हो गया 8 V नॉट बाई V नॉट विच इज इक्वल टू ln 8 का मतलब हो गया 2 to the power 3, 3 पहले आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3nRT नॉट ln 2, ये हो गया Q एब्जॉर्ब मतलब इनपुट, ठीक है। अब ये रिजेक्टेड पार्ट जितना होगा वो कितना होगा, Q आउट, जो सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है, आउट मतलब हो गया कौन सा प्रोसेस में, ये हो गया Q इन, ये हो गया तुम्हारा Q आउट, तो Q आउट जो होगा वो हो गया तुम्हारा BC प्रोसेस। अब BC प्रोसेस क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन नहीं होगा, अगर वर्क डन नहीं होता है तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं हम लोग वो किसके बराबर होगा, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
और इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए कोई भी प्रोसेस हो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nR डेल्टी। F चूंकि मोनोटोमिक गैस था तो ये F/2 का मतलब हो गया 3/2 nR डेल्टी। डेल्टी हो गया तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, T0/4 माइनस T0 विच इज इक्वल टू माइनस 3/4 होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9/8 nR T0 होगा। तो ये माइनस साइन बच्चा इंडिकेट करता है कि Q यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट अगर रिजेक्ट हो रहा है तो फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालेंगे तो Q इन जो हीट लिया माइनस जो क्वांटिटी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया, Q आउट डिवाइडेड बाय Q इन। ओके, तो Q इन यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है वो हो गया तुम्हारा 3nR T0, या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1 माइनस Q आउट बाई Q इन। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q आउट, आउट मतलब ये अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर पुट कर दो, ये हो गया 9/8 nR T0 और Q इन तुम्हारा यहाँ से आ गया 3nR T0 इंटू ln2। nR T0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर T0 का वैल्यू नहीं रह रहा है, T0 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो टेम्परेचर था विच इज T0 उसके ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एफिशिएंसी ईटा डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A B C D इज रॉन्ग। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस वन। वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दे दिया हुआ है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऑल क्वांटिटीज आर इन SI यूनिट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेव इज c स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो वेव इज ट्रैवलिंग इन, तो वेव का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चा अगर हम लोग E इक्वल टू कभी इस तरह से पढ़े हैं हम लोग, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो माइनस के एक्स, तो इसका मतलब क्या हो, वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, वेव ट्रैवल कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, के इज द वेव नंबर। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर होगा तो माइनस के एक्स का मतलब होता है वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर हम लोग प्लस के एक्स लिखते हैं इसका मतलब क्या बोलेंगे, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, उसका डायरेक्शन तो माइनस आई कैप हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस के एक्स होता तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका डायरेक्शन प्लस आई कैप होता। अगर यहाँ प्लस के एक्स रहेगा तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उसका डायरेक्शन माइनस आई कैप हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ई नॉट कोसाइन ओमेगा टी प्लस, इसको देखो, इसको हम लोग के आर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आर हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसको लिखेंगे तो उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव जो होगा, जिसको हम लोग वेव डायरेक्शन ऑफ द वेव वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बोलेंगे बच्चा, तो एक तो ये प्लस समथिंग है तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर चेंज करोगे तो ये हो गया 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये सिर्फ ये वाला सिर्फ पार्ट जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव वेक्टर, इसको हम लोग वेव वेक्टर बोलेंगे। मतलब ये हो गया तुम्हारा वो वेक्टर जिस डायरेक्शन में वो के ट्रेवल कर रहा है। लेकिन इसका अगर हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे सिर्फ, तो डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट करता कौन बताओ, यूनिट वेक्टर। तो इसको डायरेक्शन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, √3² प्लस 4² विच इज इक्वल टू √25। √25 का मतलब हो गया इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हो जाएगा वो -1/5 3j प्लस 4k होगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेव जो होगा, वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर अगर निकालने बोलेंगे तो वेव वेक्टर बच्चा सिर्फ ये वाला है, ये वेव वेक्टर का डायरेक्शन है, वेव वेक्टर तुम्हारा सिर्फ ये वाला है 3j प्लस 4k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √3² प्लस 4² विच विल बी इक्वल टू 5। तो वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 5 होगा, नॉट 0.5। तो ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद बोल दिया था वैल्यू ऑफ ओमेगा इज, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चा यहाँ पर हम लोग स्पीड ऑफ द लाइट अगर हम लोग निकालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय के होता है। क्या हो गया तुम्हारा वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर जो क्या है √3² प्लस 4² विच इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इसका वैल्यू तुम पुट करो 5, क्योंकि वेव ट्रैवल कर रहा है कहाँ पर, इन वैक्यूम, है ना, तो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, तो वैक्यूम में ट्रैवल करेगा तो v का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा 15 × 10⁸ विच इज इक्वल टू 1.5 × 10⁹।
तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 1.5 10 टू द पावर 9 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू ऑफ ओमेगा 1.5 10 टू द पावर 9 रेडियन पर सेकंड, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव इज गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा अगर ये दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट, बी नॉट का वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना, ई नॉट डिवाइडेड बाई वी, अगर वैक्यूम में ट्रैवल करे तो ई नॉट बाई सी हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, बी नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई सी हो जाएगा, इनटू साइन फेज एंगल में कोई चेंज नहीं होता बच्चा, एज इट इज 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी, ये रहेगा। अब इसका डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग, तो इसका डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जिस पाथ में ट्रैवल कर रहा है दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर देखो ये जो डायरेक्शन है वो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा, और ये आई कैप के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, आई कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, दैट विल बी अगेन इक्वल टू जीरो। तो ये करेक्ट आंसर होता बच्चा, लेकिन कब होता, जब ये वाला टर्म सिर्फ उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन देखो ये उसके डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर होना चाहिए, अगर यूनिट वेक्टर इसको बनाओगे तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ता है, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 5, लेकिन यहाँ पर 5 होना चाहिए था, ई नॉट बाई 5 से होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये करेक्ट आंसर जो होता ई नॉट बाई 5c इंटू दिस वन, लेकिन जो कि यहाँ पर 5 नहीं है तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा, दिस बिकम रॉन्ग। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर वो ए एंड सी बनेगा। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन एंड ऑसिलेशन दोनों का कॉन्सेप्ट मिला करके दिया हुआ है। यहाँ पर दो लिक्विड दे दिया हुआ है, एक ऊपर एक नीचे लिक्विड दिया हुआ है। एक लिक्विड का डेंसिटी हो गया 6 रो, एक लिक्विड का डेंसिटी हो गया 2 रो। तो ये वाला नीचे जो लिक्विड रहेगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो ये डेंसिटी होगा तुम्हारा दिस इज इक्वल टू 6 रो, ये 6 रो, और ऊपर बन गया 2 रो। ठीक है, ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है, जिसका हाफ पोर्शन इसके अंदर है, बाकी हाफ पोर्शन इसके अंदर है। ये लिक्विड का हाइट हाफ से ज्यादा है, L/2 से ज्यादा है। अब इसका डेंसिटी तुमको दे दिया हुआ था कितना बताओ, इसका डेंसिटी रो दिया हुआ है, लेंथ L दिया हुआ है। इट इज फुल्ली हिंज्ड एट द बॉटम ऑफ सो दैट इट कैन ऑसिलेट फ्रीली। यहाँ पर हिंज के साथ एक हिंज के साथ कनेक्ट करके रखो, तो अगर देखो इसका डेंसिटी दोनों के लिक्विड का डेंसिटी से कम है, अगर इसके साथ हिंज के साथ नहीं बांध करके रखेंगे, छोड़ देंगे तो ये फ्लोट करता वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर डूबेगा नहीं, बिकॉज उसका डेंसिटी तो कम है। अब अगर इसको जोर करके यहाँ पर बांध करके रखो, तो जैसे ही इसको एक साइड में लेकर के छोड़ोगे ये इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा। अगर इसका ऑसिलेशन होता है तो उसका टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इज दिस वन। तो जी का वैल्यू, जी अगर एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी है तो तुमको यहाँ पर बोल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चा देखो, जब इसको हम लोग ऑसिलेट करेंगे तो क्योंकि ये इसका पूरा पार्ट एक लिक्विड के अंदर नहीं है, कुछ पार्ट किसके अंदर है बताओ, नीचे वाले लिक्विड के अंदर हाफ पोर्शन और हाफ पोर्शन ऊपर वाला लिक्विड के अंदर है। तो यहाँ पर दो अपना अलग अलग लिक्विड जो होगा वो अलग अलग बॉयंसी फोर्स देगा। ऊपर वाला पार्ट जो होगा, बॉयंसी का फॉर्मूला V रो G आता, तो रो हो गया तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ऊपर का डेंसिटी अलग है, नीचे का डेंसिटी अलग है। तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये पोर्शन ऊपर वाला हाफ पोर्शन के सेंटर से एक बॉयंसी फोर्स देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट जो होगा हाफ पोर्शन, उसके सेंटर से एक बॉयंसी फोर्स यहाँ पर देगा। इसको मान लेते हैं हम लोग V1, इसको मान लेते हैं हम लोग V2, और इसका वेट एक्ट करेगा उसके ठीक टोटल का सेंटर से जो होगा mg। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ से रोटेट करके रखें कितना, बाई एन एंगल थीटा, सपोज दिस एंगल इज सपोज थीटा। तो अबाउट द पॉइंट O, ये पॉइंट O मान लो, O पॉइंट के अबाउट यहाँ पर 3 फोर्सेज एक्ट करेगा, तो तीनों के लिए टॉर्क जनरेट करेगा। एक टॉर्क mg की वजह से होगा जो उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, और बाकी दो फोर्स V1 और V2 की वजह से होगा जो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। तो उसका नेट टॉर्क जो होगा, वो नेट टॉर्क उसको बॉडी को क्या करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो अबाउट द पॉइंट O नेट टॉर्क अगर हम उसका निकालेंगे, नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट O अगर हम लोग निकालते हैं, नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O, ठीक है, ये वो पॉइंट है, इसके अबाउट निकालते हैं। तो बच्चा ये वाला लेंथ जो तुम्हारा होगा, ये वाला लेंथ ये हो गया L/2, और ये लेंथ जो होगा L/2 का आधा L/4, और ये वाला लेंथ का आधा L/4, ये L/2, तो यहाँ लेंथ हो गया 3L/4। तो ये दोनों का जो टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, उसका वैल्यू पहले निकालते हैं। तो टॉर्क का मतलब क्या हो गया, V1 इंटू इसके ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ डिस्टेंस होगा। देखो ये डिस्टेंस तुम्हारा जो होगा, ये डिस्टेंस तुम्हारा L/4 है, L/4 का कॉम्पोनेंट एक इधर ले लो L/4 cos थीटा, और एक इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो L/4 sin थीटा होगा, जो कि इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा L/4 sin थीटा। तो टॉर्क हो गया तुम्हारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच इज इक्वल टू L/4 sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली B2 के लिए अगर हम लोग बोलेंगे तो B2 के ऊपर यहाँ से देखो ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये टोटल लेंथ 3L/4 था ना,
ये 3l/4 cos थीटा होगा, और ये वाला डिस्टेंस जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो 3l/4 sin थीटा बनेगा। ठीक है, तो इसका टॉर्क हो जाएगा 3l/4 sin थीटा। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, ऐड कर दिए। अब mg के लिए क्लॉकवाइज होगा तो उसका टॉर्क हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स माइनस mg इनटू, अब इसके लिए देखो ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से लेंथ ये वाला l/2 है, तो ये l/2 cos थीटा हुआ, और ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो जाएगा l/2 sin थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग l/2 sin थीटा के साथ। क्लियर बच्चा? अब इस नेट टॉर्क की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेशन प्रोड्यूस होगा, तो दिस इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट I इनटू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से तुम sin थीटा कॉमन ले सकते हो, तो b1 b2 b3 का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। b1 हो गया बॉयंसी इस पार्ट के लिए, तो यहाँ पर जो लेंथ डूबा हुआ है उसका लेंथ कितना है l/2। अब l/2 लेंथ का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग a मान लेते हैं तो a इंटू l/4, सॉरी l/2, डूबा हुआ हिस्सा जो है वो l/2 है ना, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा a l/2, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो, नीचे वाला लिक्विड का डेंसिटी कितना है 6 रो, इंटू जी, ये हो गया तुम्हारा बॉयंसी का फॉर्मूला, b1 का फॉर्मूला, ये हो गया b1 इंटू यहाँ पर l/4 था, l/4 वैसे ही रखो, साइन थीटा कॉमन ले ले हम लोग, लास्ट में लिखेंगे, प्लस b2 का मतलब हो गया इस पार्ट में जो लिक्विड है उसके लिए बॉयंसी कितना होगा, तो इस पार्ट में जो वॉल्यूम है वो भी आधा है ना, तो ये आधा पोर्शन का वॉल्यूम फिर से कितना होगा al/2। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो गया al/2, इस ये पार्ट जो लिक्विड में है उस लिक्विड का डेंसिटी होगा तुम्हारा 2 रो। ठीक है, इंटू जी, इसके साथ मल्टीप्लाई है 3l/4 लिखो, साइन थीटा कॉमन लेंगे हम लोग, इंटू एम। अब इस एम को भी हम लोग ब्रेक करते थे, मास इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो टोटल वॉल्यूम जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा a इंटू एल। ठीक है, इंटू उसका डेंसिटी दिया हुआ है रो, इंटू l/2। अब यहाँ से तुम्हारा बाहर आ गया कितना, साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ से बाहर ले रहे, तो साइन थीटा का वैल्यू, अच्छा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ओनली थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह में यहाँ पर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है ये देखो, ये I अल्फा हो गया। अब I की जगह भी हम लोग लिख सकते हैं कितना, क्योंकि रॉड है इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो अबाउट दिस एक्सिस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालोगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m l²/3 इंटू अल्फा। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ 4 2 8 आएगा, 4 2 8 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर 8 अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 1/8 बाहर ले लो, तो ये बना तुम्हारा कितना बताओ, l², सॉरी 6 रहेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ 6 रहेगा ऊपर में, तो 6a l² रो इंटू जी होगा, प्लस यहाँ पर 3 2 6 होगा, 6a l² रो इंटू जी होगा। यहाँ पर तो देखो यहाँ 8 नहीं था, यहाँ 8 करेंगे तो ऊपर एक तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम 8 लेंगे तो यहाँ पर एक 4 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 4a l² रो इंटू जी, एक जी यहाँ से छूट गया, देखो mg था, यहाँ पर एक जी रहेगा, जी छूट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4a l² रो इंटू जी। एज थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को हम लोग सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हो गया देखो 6 + 6 12, 12 - 4 8, 8/8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ था तुम्हारा ml², यहाँ पर भी m को तुम लोग ब्रेक कर दो, m टोटल मास हो गया ना, तो टोटल मास अभी हम लोग लिखे थे, कितना लिखे थे, al वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी, ये मास हो गया, इंटू l² डिवाइडेड बाई 3, 1/3 यहाँ लिखो, इंटू अल्फा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना आ गया बताओ, दिस इज इक्वल टू a l² रो इंटू जी इंटू थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से बचा कैंसिल, क्या हो रहा बताओ, l² कैंसिल, रो कैंसिल, a कैंसिल, तो अल्फा का जो वैल्यू बचा वो 3g डिवाइडेड बाई l इंटू थीटा। ये पूरा चीज किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एक्चुअली ये रेस्टोरिंग टॉर्क है, रेस्टोरिंग टॉर्क अगर होता तो रेस्टोरिंग टॉर्क आर नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव इन नेचर का मतलब पूरा का बाहर यहाँ पर एक माइनस साइन होता, तो यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस चला आता, तो यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव साइन आता। तो ये अब स्टैंडर्ड रोटेशनल एसएचएम का फॉर्मूला हो गया। रोटेशनल एसएचएम में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा² थीटा, तो ओमेगा² की जगह में यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ, 3g/l, तो ओमेगा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3g/l इसके ऊपर रूट होगा, और यहीं से हम लोग 2π/t अगर पुट करते तो t का वैल्यू आ जाएगा 2π√l डिवाइडेड बाई 3g। तो बच्चा इसको हम लोग √l डिवाइडेड बाई 3g, तो इसको हम लोग √l/g लिखेंगे तो √3 बाहर आ जाएगा, तो जो कि यहाँ पर n का वैल्यू बनता है √n/l/g, इसके ऊपर रूट, n का वैल्यू हो गया तुम्हारा, सॉरी √3 यहाँ पर था ना, √3, तो n का वैल्यू हो गया तुम्हारा √3
एन का वैल्यू हो गया √3 का मतलब हो गया 1.732। तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ एन। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन दे दिया है, कार्नोट हीट इंजन का क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा। एज शोन इन द फिगर, कार्नोट हीट इंजन, ईच हीट इंजन का एफिशिएंसी ईटा है एंड द सेम नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इन यूनिट टाइम आर ऑपरेटिंग बिटवीन द 6 हीट रिजर्वर। हीट रिजर्वर, 2 हीट रिजर्वर के बीच में एक हीट इंजन रहता है, 3 हीट रिजर्वर के बीच में 2 हीट इंजन रहता है, तो 6 हीट इंजन के हीट रिजर्वर के बीच में 5 हीट इंजन रहेगा। ठीक है, वही यहाँ पर बोल दिया, देखो 5 कार्नोट हीट इंजन है यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज पर साइकिल फ्रॉम बाय वन इंजन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द नेक्स्ट इंजन। एक एक जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो दूसरा वाला हीट इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये जो हीट रिजेक्ट करेगा वो दूसरा वाला एब्जॉर्ब करेगा एंड सो ऑन, इस तरह होते 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 यहाँ पर आएगा। फाइनल हीट रिजेक्टेड जो हो रहा है वो Q5 हो रहा है, फाइनल हीट रिजेक्टेड Q5। कंसीडर Q0 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल बाय द फर्स्ट इंजन। फर्स्ट इंजन अगर हीट एब्जॉर्ब Q0 कर रहा है एंड W एज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ? इसके अंदर अगर वर्क डन लिखेंगे W1 दैट इज इक्वल टू Q0 बाई Q1, यहाँ पर होगा Q1 बाई Q2, यहाँ पर होगा Q2 बाई Q3 एंड सो ऑन। तो फाइनली जो टोटल वर्क डन मिलेगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5, ये सबको ऐड कर दो तो टोटल जो वर्क डन मिलेगा दैट इज इक्वल टू एब्जॉर्ब यहाँ क्या था Q1 Q0, यहाँ से रिलीज किया कितना, रिजेक्ट किया Q5, तो इसका जो डिफरेंस होगा ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन अगर तुम्हारा ये हो जाएगा देन द नेट एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम विल बी, नेट एफिशिएंसी अगर हम लोग इसको ईटा मानते हैं तो नेट एफिशिएंसी अगर हम लोग इसको मानते हैं तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब, है ना। तो वर्क डन हो गया तुम्हारा Q0 माइनस Q5 डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब Q0 हो गया, विच इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, दिस इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट 1 माइनस Q5 डिवाइडेड बाय Q0। तो यहां से हम लोगों का ये पूरा का वैल्यू देखो यहाँ पर दे दिया, दैट इज इक्वल टू 211 बाई 243। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से लिखेंगे दिस इक्वल टू 211 डिवाइडेड बाई 243, तो यहाँ से बच्चा Q5 बाई Q0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 211 बाई 243। इसको एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, 243 माइनस 211, तो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाई 243। ये Q5 बाई Q0 का वैल्यू निकल गया। वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q5 बाई Q0, ये कितना होगा। अब हर एक साइकिल के लिए तुम्हारा एफिशिएंसी दिया हुआ ईटा, तो हर एक साइकिल के लिए फॉर ईच कार्नोट इंजन ईटा एफिशिएंसी जो होगा वो उसका वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो यहाँ पर वर्क डन का मतलब क्या होता है बताओ, Q एब्जॉर्ब माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई Q एब्जॉर्ब, which equal to what we can write 1 minus Q rejected by Q absorbed. ओके, तो Q rejected यहां से जो मिलेगा Q rejected will be equal to 1 minus eta into Q absorbed, है ना। इसको यहां लेकर के आओ, eta यहां ला तो 1 minus eta होगा और Q absorbed यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। अब पहला से स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर ईच कार्नोट इंजन अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर ये रिजेक्टेड पार्ट है, ये एब्जॉर्ब पार्ट है, तो इसका एफिशिएंसी हर एक इंडिविजुअल का एफिशिएंसी ईटा है। तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, यहां से लिखो Q1 हो गया रिजेक्टेड पार्ट इक्वल टू 1 माइनस ईटा इनटू एब्जॉर्ब पार्ट Q0। वैसे ही इसके लिए रिजेक्टेड पार्ट होगा Q2 और एब्जॉर्ब पार्ट होगा तुम्हारा Q1 सेकंड वाले के लिए। तो Q2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस ईटा इंटू Q1। अब Q1 का वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस ईटा का होल स्क्वायर इंटू Q0। सिमिलरली Q3 अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा बताओ, दिस इक्वल टू यहाँ पर रिजेक्टेड पार्ट Q3 होगा, एब्जॉर्ब Q2, अब Q2 का वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ 1 माइनस ईटा क्यूब इंटू Q0। सिमिलरली अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ से Q5 का वैल्यू कितना होगा, Q3 के लिए पावर 3 आ रहा, Q2 के लिए पावर 2 आ रहा, Q1 के लिए पावर 1 आ रहा, तो Q5 के लिए 1 माइनस ईटा टू दी पावर 5 इंटू Q0 होगा। ठीक है, तब यहां से बताओ Q5 बाई Q0 का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस ईटा टू दी पावर 5। तो ये जो Q5 बाई Q0 का वैल्यू था यहाँ पर 1 माइनस ईटा टू दी पावर 5 इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 1 माइनस ईटा टू दी पावर 5 इक्वल टू 32 बाई 243 विच इक्वल टू वी कैन राइट 2 बाई 3 टू दी पावर 5। तो पावर ऊपर से हटा दो तो 1 माइनस ईटा इक्वल टू 2 बाई 3 होगा, बेस सेम कर दो तो ईटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई 3 विच इज इक्वल टू 1 बाई 3, जिसका वैल्यू होगा 0.33। तो हमारा वैल्यू पूछ लिया था ईटा का, तो ईटा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा कितना 0.33। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा,
ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट था, ये न्यूमेरिकल नंबर वाला पार्ट था, कितना नंबर आ रहा है, किसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, तो ईटा का न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारा यहाँ से आ गया तुम्हारा 0.33। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज शोन इन द फिगर an insulated container is fitted with a thermally conducting but immovable partition P1। तो ये है immovable particle और ये thermally conducting, मतलब यहाँ से कंडक्ट कर सकता है। और कंटेनर जो था इंसुलेटेड, पूरा कंटेनर जो है इंसुलेटेड है, ये इसमें तो ना हीट इंटर करेगा ना हीट बाहर निकलेगा, ठीक है। एंड अ फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन, ये पिस्टन जो है ये इमूवेबल, ये मूव कर सकता है, मूवेबल है, लेकिन ये थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब इसमें तब हीट बाहर या अंदर नहीं जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बोलते हैं ये चारों तरफ से घिरा जो है, वो घिरा हुआ वॉल जो है वो इंसुलेटेड मटेरियल का है। तो इंसुलेटेड मटेरियल का मतलब कि वो बाहर से ना हीट अंदर जाएगा ना अंदर से हीट बाहर जाएगा। लेकिन हाँ ये है कंडक्टिंग, तो मतलब यहाँ से हीट यहाँ और यहाँ से यहाँ हीट मूव कर सकता है, लेकिन ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर मूव नहीं करता है बच्चा, तो एक बात हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इस वाले पोर्शन का हीट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा, तो अगर दोनों इंडिविजुअली कोई ना कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो यहाँ जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो गया तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और इस पार्ट के लिए क्या बोल दिया तुम लोगों का, द पार्टीशन P1 विथ थर्मल कंडक्टिविटी, अच्छा ये इसका थर्मल कंडक्टिविटी के एरिया ए दिया हुआ है एंड एक्स इसका विथ दिया हुआ है, डिवाइड्स the container in the two section S1 and S2 each containing 1 mole of monoatomic gas, दोनों के अंदर 1 mole of monoatomic gas है। the piston P2 moves freely, ये मूव कर सकता है, P2 पिस्टन मूव कर सकता है, such that S1 gas in S2 is always at atmospheric pressure, मतलब S2 गैस का टेम्परेचर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसका प्रेशर चेंज नहीं होता है। अगर इसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है बच्चा, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये कौन सा प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, ये आइसोबैरिक प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आइसोबैरिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यहाँ पर जो होगा वो आइसोकोरिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, और यहाँ से हीट कंडक्ट करता हुआ इस तरफ जाएगा। अगर मान लेते हैं हम लोग इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ से हीट कंडक्ट करता हुआ इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है बच्चा कंडक्शन, और यहाँ दोनों थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस में से जितना हीट निकलेगा उतना ही हीट इसमें से कंडक्ट करता हुआ जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं dt टाइम में यहाँ से जो हीट निकला वो हीट कंडक्ट होकर के यहाँ पर चला गया, तो dt टाइम में जो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट हो रहा है यहाँ से, दैट इज dq। तो dq इक्वल टू ये जो हीट रिलीज कर रहा है उस हीट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, dq इक्वल टू ये हीट रिलीज कर रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर तुम्हारा चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, ये वॉल्यूम कांस्टेंट था, और यहाँ पर क्या था, p कांस्टेंट था। तो हीट रिलीज्ड या हीट एब्जॉर्ब बाय एनी सिस्टम, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर है तो n cp dt लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो n cv इंटू dt, और दोनों में नंबर ऑफ मोल्स 1 बोल दिया, देखो मोनोएटॉमिक गैस 1 मोल। तो यहाँ पर जो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, n1 हो गया, और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम चलो cv का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, cv इक्वल टू 3r/2 इंटू इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो इसके अंदर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है कितना, dt1, ठीक है। और चूंकि ये हीट रिलीज कर रहा है तो इसका डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, इट शुड बी नेगेटिव। क्लियर बच्चा, ठीक है। और ये हीट जब इसमें जाएगा तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पर है तो इसका जो हीट होगा वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 इंटू 5r/2, cp का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे इंटू dt2, दोनों में लेकिन अमाउंट ऑफ हीट dt टाइम में जो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट हुआ, यहाँ से हीट कंडक्ट करके यहाँ चला गया, तो जो हीट ये रिलीज किया सेम हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज सिस्टम के बाहर तो हीट नहीं जा सकता है ना बाहर से सिस्टम के अंदर हीट आएगा, ना सिस्टम के अंदर से बाहर हीट जाएगा। तो यहाँ से बच्चा हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज बताओ, dt1 का वैल्यू कितना होगा एंड dt2 का वैल्यू कितना होगा। dt1 का वैल्यू हो जाएगा -2/3r इंटू dq, और इसका वैल्यू हो जाएगा dt2 का वैल्यू हो जाएगा 2/5r इंटू dq, ठीक है। तो यहां से जो हीट इस तरफ फ्लो किया तो उसकी वजह से इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, दोनों साइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डेल्टी, तो वेरी स्मॉल टाइम में जो इसका चेंज होगा d ऑफ डेल्टी, दैट इज इक्वल टू dt1 माइनस dt2। इन दोनों साइड का dt का टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा, ये दोनों वॉल के दोनों साइड का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वेरी स्मॉल डिफरेंस टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से कितना आएगा, देखो दिस इज -2/3r, और ये हो गया -2/5r, dq हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर एलसीएम लोगे 5r 3r तो ये 15r होगा, 5 2 10 3 2 6, तो -16/5
15 माइनस 16/15 r इंटू डी क्यू होगा। तो डी क्यू का वैल्यू बच्चा यहां से निकल आएगा कितना, माइनस 15r/16 इंटू डी ऑफ डेल टी, डी ऑफ डेल टी, ये डी क्यू का वैल्यू निकला है। अब ये डी क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट यहां से कंडक्ट करके यहां चला गया, उसको टाइम कितना लगा, वेरी स्मॉल टाइम, dt टाइम लगा। तो उस dt टाइम में अमाउंट ऑफ हीट यहां से जो कंडक्ट हो रहा थ्रू दिस कंडक्टिंग वॉल, उसका फॉर्मूला, कंडक्शन का फॉर्मूला यूज करो। अब ये dq की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट k इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, मान लो डेल टी, दोनों तरफ का टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल टी, टाइम कितना बोले थे, dt डिवाइडेड बाई x, इक्वल टू, यहां से बताओ कितना आएगा, दिस इक्वल टू माइनस 15r डिवाइडेड बाई 16 डी ऑफ डेल थीटा। ठीक है, तो बच्चा यहां से देखो ये पूरा चीज को अगर हम लोग यहां पर लेकर के आते हैं तो यहां पर डी ऑफ डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस, ये यहां चला गया, ये पूरा चीज को यहां लेकर के आओ, तो 16 के ए डिवाइडेड बाई 15r इंटू डी टी रहेगा। ठीक है, अब तुमसे यहां पूछा गया था, देखो इनिशियली दोनों तरफ का टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता था, इनिशियली द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ S1 एंड S2 is del theta naught. The time it takes for the temperature difference to become del theta naught by 2. कितने देर के बाद टेम्परेचर डिफरेंस S1 और S2 के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस था, इनिशियली डेल थीटा नॉट जो था वो कम होकर के डेल थीटा नॉट बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका टाइम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन का टाइम यहाँ पर पुट करो, ये यहाँ पर पुट करो। तो इनिशियली टी का वैल्यू जब 0 था तो यहाँ पर ये कितना था बताओ, डेल थीटा नॉट, डेल थीटा नॉट। टी टाइम के बाद यहां पर कितना हो गया, ये वाला, ये हो गया डेल थीटा नॉट बाई 2, हाफ हो गया। अब यहां से बताओ डी एक्स बाई एक्स, इस फॉर्म में ना, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स, लॉग एक्स में अपर लिमिट ये पुट करो माइनस लोअर लिमिट ये पुट करो, तो ये लॉग डेल थीटा नॉट बाई 2 माइनस लॉग डेल थीटा नॉट, तो लॉग एम माइनस लॉग एन विच इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन। लॉग एम बाई एन का मतलब क्या हो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया लॉग हाफ या एल एन हाफ बोल सकते हो। ठीक है, इक्वल टू माइनस 16 के ए बाई 15r इंटू टी। तो टी का जो वैल्यू आएगा टाइम, ये देखो ln 2 अगर लिखेंगे तो 2 टू द पावर माइनस और माइनस पहले आएगा तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट बिकम्स इक्वल टू 15 बाई सॉरी 15 ln 2 बाई 16 r डिवाइडेड बाई k इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ तुम्हारा देखो n x r डिवाइडेड बाई k इंटू ए, एक्स एक्स छोड़ दिया हम लोग कहीं पर, एक्स हम लोग छोड़ दिए, यहाँ पर एक्स था है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए जब हम लोग तो 16 k इंटू ए बाई 15 r इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स रहना चाहिए, यहाँ पर भी एक एक्स रहेगा। ठीक है, तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स इंटू आर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पूरा जो वैल्यू हो गया, ये पूरा वैल्यू किसका हो गया बताओ, एन का वैल्यू हो गया है ना। तो एन का जो वैल्यू आ गया तुम्हारा यहाँ पर दिस इक्वल टू 15 बाई 16 इंटू ln2 का वैल्यू दे दिया हुआ 0.7 बच्चा, तो यहाँ पर 0.7 पुट कर दो। 0.7 को अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 0.7 इंटू 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10.5, 10.5 को 16 से डिवाइड कर दो तो 0.6 समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एन का वैल्यू यहाँ से निकल जाता है। क्लियर बच्चा, चलो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन। देखो एक होलो राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट एच दिया हुआ है, बेस रेडियस कैपिटल आर हाइट एच दे दिया हुआ है विद इट्स टिप एट द ओरिजिन, ये टिप जो है यहाँ ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन को ओ मान लेते हैं हम लोग, ओ पॉइंट पर है, इज रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस, ऊपर जेड एक्सिस इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर, द कोन कैरीज अ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स कर्व सरफेस, इसके कर्व सरफेस के ऊपर होलो कंडक्टर है, चार्ज देंगे तो आउटर सरफेस के ऊपर है ना, कर्व सरफेस के ऊपर चार्ज है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द कर्व सरफेस, द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 0 0 z, मतलब हो गया ऑन द z एक्सिस, कहां पर z इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू r एंड इन कंपेयर टू h, मतलब ये h से बहुत दूर होगा, बहुत दूर, वेरी लार्ज डिस्टेंस z में हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू ये दे दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ n कितना होगा।
तो बच्चा देखो, जब इसके ऊपर सरफेस के ऊपर चार्ज रहेगा और ये रोटेट करेगा तो इसके सरफेस के ऊपर हर एक चार्ज जो रहेगा वो अपना अपना अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमेगा, है ना। जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ये एक मूविंग चार्ज हो गया। मूविंग चार्ज मींस व्हाट, इट बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक सर्कुलर पाथ में एक रिंग की तरह हो गया। तो उस रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा, उस एक्सिस के ऊपर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर बहुत सारा रिंग होगा, हर रिंग का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता चला जाएगा। दूर से देखेंगे तो एक सिंगल रिंग दिखेगा, जिस रिंग के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ऑन जेड एक्सिस अगर निकालोगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्योंकि ये रिंग का लेंथ बहुत छोटा दिया हुआ है एक्स जेड के रेस्पेक्ट से, तो ये एक शॉर्ट डाइपोल हो गया। और शॉर्ट डाइपोल के उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला कितना होता है बताओ, 2m बाई जेड क्यूब। तो बच्चा ये पूरा इक्वेशन में हमको निकालना क्या पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालेंगे। तो एक सरफेस के ऊपर, किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर अगर चार्ज दिया हुआ उसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, m डिवाइडेड बाई इट्स एंगुलर मोमेंटम। m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम, जो कि किसके बराबर होता है, उस रोटेटिंग बॉडी का जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ इट्स मास। ठीक है, तो यहां से हम लोग m अगर उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें तो ये q डिवाइडेड बाई 2m इंटू l हो जाएगा। अब ये l एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर I इंटू ओमेगा। ओमेगा इज गिवन एज द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। अब बच्चा अगर यहाँ से बहुत दूर खड़े रहोगे, यहाँ पर खड़ा रह करके जब इस रिंग को देखोगे, ये कोन को देखोगे, तो वो कोन ऊपर दूर से जब दिखेगा, इस कोन के पीछे और छोटा और छोटा और छोटा, सबको एक साथ जोड़ देंगे तो इट विल लुक लाइक अ डिस्क, एक डिस्क की तरह दिखेगा, है ना। तो अगर बहुत दूर से हम लोग इसको देखेंगे तो ये एक डिस्क की तरह दिखेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई का वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता है क्या चीज बताओ, दिस बिकम्स इक्वल टू डिस्क के लिए अबाउट दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, फॉर्मूला होगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके, तो ये एम एम कैंसिल हो गया बच्चा, तो ये हो गया क्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से हम लोग अगर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 बाई जेड क्यूब इंटू कैपिटल एम। तो कैपिटल एम की जगह यहाँ पर पुट करेंगे क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 4। तो 2 से यहाँ कट कर दो, ये 2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग इस गिवन फॉर्म में अरेंज करें, इस फॉर्म में अगर हम लोग अरेंज करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद क्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई जेड क्यूब हो गया। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई जेड क्यूब अलग हो गया। तो यहाँ पर बचा 1/2 को बाहर निकाल लो, जो तुम्हारा वैल्यू बनेगा किसका, n। तो n यहाँ पर हो गया तुम्हारा कितना बताओ, हाफ। हाफ का मतलब हो गया n का वैल्यू 0.5। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तुम्हारा साउंड वेव का क्वेश्चन दिया हुआ था, दो लिस्ट दिया हुआ, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में तुम्हारा यहाँ पर से साउंड इंटर कर रहा, दो पाइप का दो पोर्शन है, पाइप के होल से ये पाइप, इस पाइप का पोर्शन से सिर्फ साउंड वेव ट्रैवल करता हुआ यहाँ पर है। यहाँ डिटेक्टर है, डिटेक्टर साउंड को एब्जॉर्ब कर डिटेक्ट कर रहा है। तो डिटेक्ट जब करेगा तो उसका जो इंटेंसिटी होगा, वो इंटेंसिटी बोल दिया यहाँ पर कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या हो रहा, यहाँ से ये साउंड आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो दो अलग अलग कंपोनेंट सोर्स आकर के जब यहाँ पर ओवरलैप करेगा तो यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। तो इस इंटरफेरेंस के लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी डिटेक्ट करेगा, उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एल कितना होगा ये निकालने के लिए बोला है। तो बच्चा यहाँ पर हम लोग इंटरफेरेंस अगर कंसीडर करेंगे तो दो पाथ से जब साउंड ट्रैवल करेगा तो उसका जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये किसके लिए होगा, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो। एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम होगा ड्यू टू सुपरपोजिशन, वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो उसका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, दिस वन। तो यहाँ डेल एक्स का जो वैल्यू लिखेंगे अलग अलग पाथ में, इस पाथ में देखो डेल एक्स का दो पाथ होगा, एक ये पाथ से जा रहा है और एक ये पाथ से जा रहा है। दोनों पाथ का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो पाथ होगा वो सेमी सर्कमफ्रेंस हो गया। इसका लेंथ अगर एल दिया हुआ है, इस पाइप का लेंथ अगर एल दिया हुआ है तो ये हो गया तुम्हारा कितना, इसका रेडियस हो गया l/2, इसका हो गया पाई r, पाई l/2 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस जो होगा फर्स्ट पी पॉइंट पी केस में, फर्स्ट केस में देखो, तो पाथ डिफरेंस हम लोग जो लिखेंगे डेल एक्स इक्वल टू दिस इक्वल टू पाई l/2 माइनस l। ओके, तो पाई l/2, l कॉमन ले लो, पाई/2 मतलब 3.14/2 1.57 होगा, 1.57 -1 इंटू l। ओके, तो ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, nl।
क्योंकि यहाँ पर एल का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर एन का भी मिनिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे। यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल, यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल। एल का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को फर्स्ट एन भी स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंसिडर करेंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल के लिए यहाँ एन का वैल्यू जो पुट करना पड़ेगा वो हम लोगों को 1 पुट करना पड़ेगा। तो एल का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा वो लैम्डा डिवाइडेड बाई दिस वन। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर दे दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ लैम्डा इक्वल टू 0.29 बच्चा, ये दे दिया हुआ जो साउंड इसके अंदर इंटर करा उसका वेवलेंथ 0.29 दिया हुआ है। इसको माइनस करो तो ये 0.57 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ऑलमोस्ट 0.3, ये हो गया 0.5, पॉइंट हटा दो 3/5 मैंने 0.3/5, तो 0.6 के आसपास होना चाहिए, है ना। तो 0.6 के आसपास कौन हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा 0.6 के आसपास, तो 0.51 आ जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट टू दिस वन, नियरेस्ट टू दिस वन अगर कंसीडर करो तो ये 0.51 आएगा। तो तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट में पी जो है वो किसके साथ मैच करेगा, इसके साथ मैच करेगा, पी इसके साथ मैच करेगा 3 के साथ। तो P3 के साथ मैच कहाँ कर रहा है, देखो P3 के साथ मैच यहाँ कर रहा है, P3 के साथ मैच ये कर रहा है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया, ए और बी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर सी और डी में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अब सी और डी में देखो यहाँ पर भी Q4 को मैच कर रहा, यहाँ पर भी Q4 को मैच कर रहा, तो मतलब ऑब्वियस है कि Q4 को ही मैच करेगा, तो उसको चेक करने का जरूरत नहीं है। यहाँ एस देखो 2 को मैच कर रहा, यहाँ पर भी S2 को मैच कर रहा, तो ये भी दोनों सेम आएगा, ये भी मैच करने का जरूरत नहीं है। यहाँ R5 से मैच कर रहा, यहाँ R1 से मैच कर रहा, तो सिर्फ R को हम लोग निकाल ले किसके साथ मैच कर रहा, वो जिसके साथ मैच करेगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आर के लिए दोनों पाथ कंसीडर करेंगे तो ये पाथ तो स्टिल एल है, और ये पाथ कितना हो जाएगा बताओ, ये एल, फिर ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेमी सर्कमफ्रेंस। इस सेमी सर्कमफ्रेंस के लिए बच्चा देखो डायमीटर तुम्हारा ये हो जाएगा, ये एल, तो ये हो गया लेंथ 2l, √2l, है ना। √2l अगर ये होगा तो इसका रेडियस होगा हाफ, मतलब l/√2, तो इसका जो सेमी सर्कमफ्रेंस होगा वो पाई आर होगा, मतलब पाई l/√2 होगा, ठीक है। तो हम लोग आर के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे, आर के लिए कंसिडर करेंगे तो यहां से लेकर के ये पूरा पाथ जो होगा वो एल प्लस पाई l/√2 होगा। एल प्लस पाथ डिफरेंस अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल प्लस पाई l/√2 माइनस उसमें से ये वाला एल माइनस करो, नीचे वाला एल को माइनस करो, ये बड़ा वाला पाथ माइनस छोटा वाला पाथ, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचा हुआ रहेगा बच्चा पाई l/√2, है ना। तो ये पाई l/√2 यहाँ से होगा, पाई मतलब 3.14, √2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 0.1/√2 का वैल्यू हो गया 0.7 इंटू एल, दिस इक्वल टू एन लैम्डा, एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल के लिए, तो ये सिर्फ लैम्डा हो जाएगा। तो एल का वैल्यू आ गया तुम्हारा यहाँ पर 0.29, डिवाइड कर दो यहाँ से 3.14 इंटू 0.7, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है बच्चा, देखो दिस इज अगर हम लोग नियरली इसको मान लेते हैं सपोज 0.3, ठीक है। ये 0.7 के साथ अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 3 21, तो 2.1 आएगा, 2.1, इसको कट करोगे तो 1/7 आएगा, 1/7 का मतलब हो गया कितना 0.1, फिर यहाँ पर बचा 4, तो 0.14 के आसपास आना चाहिए, 0.14 के आसपास कौन है बताओ, 0.14 के आसपास ये वाला है 5, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि R जो है वो इसके साथ मैच करेगा, R 5 के साथ मैच करेगा, R 5 के साथ मैच कर रहा दिस वन, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर बन गया ये। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना था बच्चा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ो, डायरेक्ट मैच करो, डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कलरफुल स्काई इन द नॉर्थ पोल रीजन, नॉर्थ पोल रीजन में कलरफुल स्काई जो दिखता है किसकी वजह से दिखता है, डिस्पर्सन, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस किसकी वजह से दिखेगा, डिफ्रैक्शन, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हो गया तुम्हारा डिफ्रैक्शन, ठीक है। रेनबो जो होता है, रेनबो किसकी वजह से होगा, डिस्पर्सन की वजह से होता है, डिस्पर्सन रेनबो की वजह से हो जाएगा। पार्शियली पोलराइज सनलाइट वो किसकी वजह से होता है बताओ, पार्शियली पोलराइज सनलाइट जो होगा वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर की वजह से होगा, ये हो गया तुम्हारा इसके साथ। एंड कलरफुल स्काई इन द नॉर्थ पोल जो होगा वो होता है तुम्हारा एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दिस वन। तो P हो गया तुम्हारा 5, P5, ये दोनों है P5, उसके बाद Q हो गया, Q तुम्हारा किसके साथ 4, Q4 यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद हो गया R रेनबो हो गया तुम्हारा 1, R1 यहाँ पर है, R1 यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया S3 डिफ्रैक्शन, S3 वाला हो गया, तो करेक्ट आंसर तुम्हारा हो जाएगा दिस वन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, ये हो गया करेक्ट आंसर, क्लियर बच्चा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ बच्चा, इसका ये एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी क्लास में भी किए हुए थे,
ये वाला पार्ट को अगर हम लोग यहाँ से इसको रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज इंटर कर रहा है, इसको रोटेट करो क्लॉकवाइज, ये इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, रोटेशन इस तरफ हो रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को अगर हम लोग रोटेट करके अंदर करेंगे तो इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा विद टाइम। फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो क्या करेगा, उसका इंक्रीज फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, अंदर में फ्लक्स देगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर देगा। एज अ रिजल्ट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक वो हाफ साइकिल, देखो यहां से लेकर घूमता 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 यहां तक जब आएगा, यानी हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, वो हाफ साइकिल कंप्लीट करने तक हम लोग बोल सकते हैं उसका फ्लक्स जो होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। फ्लक्स अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो उसमें एक करंट जनरेट करेगा। वो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हो गया तुम्हारा कॉइल, ये सेमी सर्कुलर कॉइल था, एट इक्वल टू 0 यहाँ पर है। कुछ देर के बाद वो थोड़ा सा अंदर चला गया, मान लो ये थोड़ा सा अंदर चला गया लाइक दिस, ये इतना अंदर चला गया, ये इतना अंदर चला गया, कितना एंगल थीटा। तो ये पोर्शन का जो एरिया होगा उस एरिया के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो वो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ, वो फ्लक्स का वैल्यू अगर हम लोग 5 बोलेंगे तो 5 इक्वल टू बी इंटू ए, बी हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ए इस पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हाफ रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, रेडियस अगर हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर स्क्वायर है तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा, ये हो गया इस पोर्शन का एरिया। ठीक है, अगर ये पूरा सेमी कंप्लीट सर्किल होगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, दिस आर्क एंगल का थीटा हो जाएगा 2 पाई, यहाँ 2 पाई पुट तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द टोटल कंप्लीट सर्किल। अगर ये सेमी सर्किल होगा, सेमी सर्किल का एरिया निकाल दो, थीटा की जगह में पाई पुट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अभी इन टाइम टी टाइम के अंदर कितना इंटर किया, वेरी स्मॉल पोर्शन इंटर किया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब थीटा हो गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, तो ये हो गया फाई का वैल्यू। ठीक है, एज फाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो फाई को टाइम के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये हो गया तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, इसको रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो करंट आएगा, करंट का वैल्यू भी जो आएगा वो कांस्टेंट करंट आएगा। क्योंकि ई का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ एक कांस्टेंट करंट इंड्यूस्ड होगा जो कि फर्स्ट हाफ साइकिल तक क्लॉकवाइज जाएगा। अब फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद जब वो कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा, जब वो बाहर निकलेगा बच्चा, तो फिर देखो नेक्स्ट हाफ साइकिल में उसका फ्लक्स ऐसा ऐसा डिक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज करता है तो फिर ये क्या करेगा, फ्लक्स यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा तो सेम डायरेक्शन में फ्लक्स इंड्यूस करके उसका डिक्रीजिंग फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, तो फिर करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। तो जैसे ही बाहर निकलना शुरू करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा, मगर उस वक्त भी करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखो टोटल साइकिल का जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट हाफ साइकिल में कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज, नेक्स्ट हाफ साइकिल में कांस्टेंट करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो इस ग्राफ के अंदर ऐसा कौन सा है, देखो दिस वन, तो ये इसके साथ मैच करेगा, P मैच करेगा 3 के साथ। अब P3 के साथ मैच करने वाला ऑप्शन कितना, देखो P3 के साथ मैच कर रहा है यहाँ पर, P3 के साथ मैच कर रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों A एंड D ये डिलीट हो गया, मतलब यहां से इसको हटा दो, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, उसको चेक करने के लिए अब देखो Q2 यहाँ पर Q2, तो Q वाला चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पर देखो R1 यहाँ पर R5 है, यहाँ S4 यहाँ S4 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ R का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। R वाला किसके साथ मैच कर रहा है, अगर वो निकल जाएगा तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो R में देखो यहाँ पर ये जो है पूरा कंप्लीट सर्किल का ये एंगल 60 डिग्री है। अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चा, नहीं दिख रहा है तो बहुत छोटा हो गया ये वाला, तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे के पास है, क्वेश्चन मिला करके मैच करके देख लेना। ये जो आर्क ऑफ द सर्किल है इसका आर्क एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ रहेगा तो ये पूरा कंप्लीट सर्किल का 1/6 हो गया ना। 1/6 पार्ट में देखो जब ये इंटर करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो जस्ट इसकी तरह इसमें भी क्या होगा, एक क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड होगा, कांस्टेंट करंट इंड्यूस होगा, लेकिन ये करंट कितना टाइम तक रहेगा, टोटल साइकिल का 1/6 पार्ट तक रहेगा। 1/6 पार्ट के बाद ये पूरा अंदर चला गया, उसके बाद बाकी दो तो 1/6 मतलब हाफ साइकिल, T/6 तीन पार्ट में डिवाइड करो T/2 को, तो T/6 हाफ साइकिल में करंट इंड्यूस्ड होगा। उसके बाद जब तक वो फील्ड के अंदर रहेगा उसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स जब तक फील्ड के अंदर रहेगा बच्चा तब तक उसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वहां पर करंट बिकम 0। उसके बाद हाफ साइकिल होने के बाद, मतलब 3T/6 साइकिल हो जाने के बाद अब वो बाहर निकलना शुरू करेगा। जब बाहर निकलना शुरू करेगा तो फिर से
अप टू T/6 साइकिल तक क्या होगा, करंट इंड्यूस होना शुरू होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब देखो, और उसके बाद जब पूरा बाहर निकल जाएगा तो एनदर 2 तो फिर T/6 साइकिल तक कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा। तो वन कंप्लीट साइकिल को अगर हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट T/6 पार्ट में हम लोग का क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज होगा, और फोर्थ T/6 पार्ट में क्या होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कांस्टेंट करंट इंड्यूस्ड होगा। सेकंड एंड थर्ड T/6, फिफ्थ एंड सिक्स T/6 में कोई करंट नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चा देखो, इसमें ग्राफ अगर तुम लोग बोलेगे तो इजीली बोल सकते हो। देखो यहाँ पर ये देखो, ये वाला हाफ हो गया, हाफ का ये वन पार्ट है, ये टू पार्ट है, टू पार्ट में करंट जीरो, वन पार्ट में करंट पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया। फिर नेक्स्ट T/2 में ये वाला 1/6 पार्ट में करंट नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर दो तो T/6 पार्ट में जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इसके साथ मैच करेगा, आर तुम्हारा मैच करेगा 1 के साथ, R1 के साथ मैच करेगा। तो R1 के साथ ये मैच किया तो करेक्ट आंसर तुम्हारा हो जाएगा सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? क्लास में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम तुम लोग क्लास में किए हुए थे। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग क्लास में बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चा देखो, बहुत बार तुम लोग को बताएं, अगर एक रॉड ऑसिलेट कर रहा है, अगर रॉड ऑसिलेट कर अबाउट दिस एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना, ml²/12। ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस ऑसिलेट कर रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बताओ, ml²/3। लेकिन अगर एक्सिस ये बना देंगे सच दैट ये रॉड के साथ उसका एंगल थीटा है, तो अबाउट दिस एक्सिस अगर रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एट द एंड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द रॉड नहीं है, रॉड के साथ थीटा डिग्री एंगल बना करके, तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना हो जाता है बताओ, ml²/3 into sin स्क्वायर थीटा, I sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इफ द एंगल इज विद द रॉड sin स्क्वायर थीटा होगा, इफ द एंगल इज विद द परपेंडिकुलर एक्सिस देन ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तुमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि shows 4 planar structure made of uniform solid rods each of mass m and length l। हर एक रॉड का लेंथ l है, हर एक रॉड का मास m है। ये अलग अलग सिचुएशन में उसको कनेक्ट करके रखा गया है। ये हो गया तुम्हारा OCO', ये एक्सिस है सबका, OCO'। उस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम को अगर हम रोटेट करेंगे तो पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये कैलकुलेट करो। तो पहला वाला तो निकालते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जो ये एक्सिस है ये इसके एंड को टच कर रहा है रॉड के साथ। देखो ये एंगल 45 डिग्री है, तो दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री, है ना। तो उस एक्सिस के अबाउट एक एक रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा बताओ, P एक्सिस P लिस्ट फर्स्ट P ऑप्शन के लिए अगर हम लोग बोलेंगे तो एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ऐसा 2 मिलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और यहाँ 2 कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ml²/3। तो ml²/3 P मैच करेगा किसके साथ बच्चा, ml²/3 P5 के साथ मैच कर रहा, तो P को ला करके 5 के साथ मैच करा दो। तो P5 के साथ मैच करने वाला ऑप्शन कितना है, P5 P5 P5। तो ये एलिमिनेट हुआ, B एलिमिनेट हो गया। अब इन तीनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ पर देखो Q1 है, Q3 है और Q4 है, तो इसको चेक कर लो 1 3 4। ठीक है, ये 1 ये 3 ये 4 तीनों अलग अलग है। इसका मतलब Q चेक करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर दो सेम रहता तो फिर हम उसके बाद वाला चेक करना पड़ता, मे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग। Q का मैचिंग देखो 1 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है, तो जिसके साथ भी मिल जाएगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो Q अब चेक करो यहाँ से। अब Q के लिए देखो ये वाला रॉड जो है एट द एंड इसका एक्सिस है एंगल 60 डिग्री, और ये रॉड जो है फिर एक्सिस एंड में एंगल 60 डिग्री रॉड के साथ। तो इन दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ऐसा कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक रॉड और है बच्चा, ये रॉड है। अब इस रॉड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, देखो अबाउट दिस एक्सिस एक थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इट्स लेंथ इज 0। ठीक है, लेकिन हमको निकालना इस एक्सिस के बराबर, तो ये एक्सिस का ये वाला पैरेलल हो गया, तो अब इसके रेस्पेक्ट हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया, और इसके अकॉर्डिंगली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो 0 + mh², h हो गया ये हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √3/2 इंटू साइड होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करें तीसरा वाला रॉड का, तो उसका 0 + mh², h उस लाइन से दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द हाइट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, √3/2 मतलब 3/4 इंटू l² हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चा हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, दिस इज √3/2 का स्क्वायर कर दो, ml²/3, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 होगा इंटू 2 + 3/4
एम एल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो ये 3 3 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और 4 एलसीएम ले लो तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो 5/4 एम एल स्क्वायर। 5/4 एम एल स्क्वायर बच्चा कहाँ पर है, 5/4 एम एल स्क्वायर दिस वन। तो Q का ऑप्शन जो है वो इसके साथ 5 Q1 के साथ मैच करे, तो Q1 के साथ मैच करने वाला ऑप्शन देखो पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो बच्चा ये सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा जेई एडवांस 2026 पेपर 1 का। ठीक है, अभी हम पेपर 2 का सॉल्यूशन भी दिखला दे रहे हैं तुम लोगों को, उसको भी नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग उसका दूसरा वाला सॉल्यूशन भी देखेंगे। ओके, तो अभी तक बच्चा अगर ये पसंद आया हो तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग शेयर कर सकते हो दूसरे के साथ, लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो, ताकि जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नया वीडियो आए तो वैसे साथ में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए ताकि उसको देख पाओ। ये तो बच्चा जस्ट इसका सॉल्यूशन है, इसके बाद भी अभी तुम लोगों का और भी टॉपिक के ऊपर बेस करके किस तरह से हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा वीडियो बना करके हम अपलोड करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो दूसरों के साथ, ताकि हम और ज़्यादा और कमेंट्स भी करो कि कहाँ का तुम लोगों को ज़्यादातर रिक्वायरमेंट है, सो दैट हम उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके अपलोड कर सकें। ओके बच्चा, थैंक यू।